हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की सिविक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, इलेक्शन में कंपटीशन कैसे होता है, इलेक्शन के कॉम्पिटिशन्स के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, किस तरह से इलेक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो काम करता है, क्यों ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं, फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्शंस में डर्टी पॉलिटिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अगर कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो सिर्फ इसलिए पॉलिटिकल मतलब जीतना चाहती है क्योंकि उसे पावर पसंद है, ठीक है, वो सिर्फ पावर में रहना चाहती है, इसीलिए वो क्या कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है। इन दैट केस ऑल्सो उसे क्या करना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी, ठीक है। This is bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good services to the people. मतलब एक दुकानदार को अगर वो चाहता है कि मुझे ढेर सारा प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो, तो वो क्या करेगा, अपने कस्टमर को बेटर से बेटर सर्विसेज देगा, राइट। तो बेटर सर्विसेज देगा तभी तो उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, तभी उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक उसी तरह उसी मैकेनिज़्म पे काम करता है इलेक्शन। कैसे, अगर एक सोहन लाल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो सोहन लाल जी हैं, ये काम अच्छा करेंगे तभी तो इनको 10 लोग तारीफ़ करेंगे इनकी। जब 10 लोग तारीफ़ करेंगे तो बाकी के 10 लोग भी सुनेंगे कि नहीं, सोहन लाल जी तो बहुत अच्छा काम करते हैं, आज इनकी तारीफ़ सुनी थी मैंने। तो 10 लोगों को सुनकर 10 और लोग वोट देंगे और इस तरह सोहन लाल जी जीत जाएंगे। मान लो इन्होंने कोई गलती कर दी, एक इंसान आया उसने बुराई करी, उसको सोचकर दूसरे इंसान ने कहा हाँ यार ये बात तो सही कह रहा था, फिर दूसरे ने तीसरे को कही, तीसरे ने चौथे को कही, और इस तरह इसके वोट्स कम भी हो सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो पब्लिक की सर्विंग पर डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, इफ़ डज नॉट द कस्टमर विल गो टू सम अदर, अगर आप अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर क्या होगा, दूसरे दुकान में चला जाएगा। सेम उसी तरह जिस तरह अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो एक जो मतलब वोटर है वो क्या करेगा, वो एक रिप्रेजेंटेटिव से दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। वो कहेगा कि नहीं चलो इस बार मान लो कि सोहन लाल अच्छा काम नहीं कर रहे, तो वो कहेगा चलो मोहन लाल को दे देते हैं, क्या दिक्कत है, हमारे पास दो दो कॉम्पिटिटर्स हैं, मोहन लाल भी अच्छा नहीं काम कर रहा तो रोहन लाल को दे देंगे, है ना। तो इस तरह से जब ढेर सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो इंसान जो वोटर होता है उसके पास ढेर सारा ऑप्शन होता है कि वो किस किस को चूज कर सकता है अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहे तो। अब भी देखो, कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर, क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन है, इंडियन इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टू टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। अब चलो हम देखते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस होते कैसे हैं, ठीक है। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर्स। याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस 5 साल पर होते हैं, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड। जितने भी लोगों को आपने चुना है इन सब को 5 सालों के बाद रिजाइन कर हटा दिया जाता है इनके पद से, ठीक है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व्ड, और लोकसभा और विधानसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व्ड हो जाती है और इलेक्शंस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के भीतर हर जगह इलेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जनरल इलेक्शंस। ये जनरल इलेक्शन है, ठीक है। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर। मान लो कि कोई ऐसा नेता है जिसने अचानक रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर इस सोहन लाल की मृत्यु हो गई, किसी ने गोली मार दी, ठीक है,
या फिर इनकी कार एक्सीडेंट हो गई, तो अब इनकी जगह कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव्स तो बनेगा, तो इसीलिए स्टेट में इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी में या फिर किसी अलग सिचुएशंस में भी इलेक्शंस हो सकते हैं। इसे हम बाई इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्शन 19 इलेक्टिंग 90 एमएलएज। यू में मतलब आपने पढ़ा था ना कि हरियाणा में टोटल कितनी सीट थी, 90, यानी कि टोटल 90 एमएलए सेलेक्ट किए जाएंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव्स कितने अपॉइंट वो होंगे उसके मैटर नहीं करता है, लेकिन टोटल सेलेक्ट किए जाएंगे 90 एमएलएज फ्रॉम हरियाणा। So you may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 members? You perhaps know that this is not the case. In our country we will follow an area based system of representation. एरिया बेस्ड का मतलब होता है कि मान लो कि हम सबसे पहले ना इंडिया, मान लो कि ये पूरा हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा पूरा मान लो इस तरह का हमारा इंडिया है। अब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ना, पहले तो इसको स्टेट के वाइज डिवाइड कर दिया जाता है इस तरह से, राइट। इस तरह से डिवाइड कर दिया गया कि ये दिल्ली है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, इस तरह से डिवाइड कर दिया गया। अब स्टेट्स के भीतर एक मान लो कि ये स्टेट है, तो हम स्टेट्स को क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। आपने 4 और 6 और 7 की बुक्स में पढ़ा होगा, मैंने खुद भी पढ़ाया है, तो आपको याद होना चाहिए। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं हम, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। द वोटर्स हु विल लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उस इलाके में जो इंसान रहता है वो उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स को ही वोट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा के हो और आप जाके राजस्थान में राजस्थान के लोग को वोट दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा, ये बहुत जगह बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स होती हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा लोकसभा के इलेक्शंस में 543 कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, मतलब 543 सीट्स होती हैं, राइट। और हर एक जो मेंबर होता है वो क्या होता है, एमपी होता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ये सबसे अच्छी बात होती है कि हर वोट की वैल्यू समान होती है, चाहे वो राजा का हो, चाहे वो मंत्री का हो, चाहे वो किसान का हो, हर वोट की वैल्यू बराबर होगी। देखो, हर एक स्टेट को भी अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जब स्टेट को कभी डिवाइड कर दिया जाता है तो उसके भीतर के जो मेंबर्स होते हैं वो एमएलए होते हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एमएलए, एमपी, इन सब चीज़ों के। कभी कभी लोग पूछ देते हैं, टीचर्स भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो कंस्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। मैंने बताया थे ना कि गाँव को डिवाइड कर दिया जाता है पंचायत में, और अगर आप बड़े शहरों में रहते हो तो वो म्यूनसिपल इलेक्शंस करवाते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होता है गाँव और शहरों में। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। मैंने अभी अभी बताया कि जो टाउन होता है, एक टाउन को क्या किया जाता है, वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर वार्ड मेंबर्स का इलेक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और अर्बन लोकल बॉडी। जो गांव में लोग सेलेक्ट करते हैं तो वार्ड की जगह मुखिया होता है, और जो शहरों में होता है वो वार्ड मेंबर्स कहे जाते हैं वैसे तो। ठीक है, अब देखो, लोक दल won 60 सीट इन हरियाणा। इट मीन्स द कैंडिडेट्स ऑफ लोक दल won 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट।
मतलब कि कोई पार्टी अगर 60 सीट जीतती है तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह से वो 60 सीट जीतती है। ठीक है, अब आगे देखें। ये आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे किस तरह से मतलब मैप्स में दिखाया है कि कहाँ कहाँ कितने लोग हैं, किस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल एवरी सिटीजन टू elect her representative and to be elected as representative। मतलब आप एक एज ए सिटीजन आप खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो और रिप्रेजेंटेटिव को वोट भी कर सकते हो। ये दोनों हक आपके पास हैं, बशर्ते कुछ कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको आपको फुलफिल करना होता है। ठीक है, however, we are worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो एकदम गरीब तबके का आदमी होता है ना, जो गरीब तबके का आदमी होता है, जो बहुत गरीब है, वो इलेक्शन में चढ़ना ही नहीं चाहता है। इलेक्शंस के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स के वो मतलब इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए भी कुछ सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, अब हम उनके बारे में भी देखेंगे। अब भाई वो गरीब है तो उसके पास रिसोर्सेस नहीं है ना, तो ये देखो दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, या फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर उसके पास उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है कि वो कॉन्टेस्ट कर सके, इलेक्शन जीत सके, है ना। तो ये ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं। If that happens, our parliament assemblies would be deprived of the voice of significant section of our। ऐसे में क्या होगा, मान लो कि अगर गरीब तबके का आदमी, एक गांव है जो बहुत गरीब है और वहाँ का गरीब इंसान की बात पार्लियामेंट तक नहीं पहुँचेगी, इलेक्शन मतलब असेंबली तक नहीं पहुँचेगी, अगर वहाँ का गरीब किसान, गरीब तबके की बात अगर वहाँ कोई कहने वाला नहीं पहुँचेगा, तो इस बात के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। देखो, हमारे संविधान को लिखने वाले, बनाने वाले ने ऑलरेडी सोचा कि एक स्पेशल सिस्टम बनाते हैं जिसमें ना हम कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रखेंगे। रिजर्व मतलब कि इतने में नॉर्मल और इतने, और बाकी के जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मान लो इतना पोर्शन वो रिजर्व रख देंगे कि इसमें सिर्फ इसी कास्ट से, इसी गांव से, इसी किस्म के रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को शॉर्ट फॉर्म एससी कहते हैं। तो एससी कास्ट से जो लोग आए हैं, सिर्फ वही लोग वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स बन सकते हैं। एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन अ शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर। ऐसे में क्या होता है कि सिर्फ इसी कास्ट का इंसान रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के लिए इलेक्ट किया जा सकता है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स बनने के लिए खड़ा हो सकता है, स्टैंड हो सकता है। ठीक है, वोटर लिस्ट में आपको नाम अपना डलवा लेना पड़ेगा, मीन्स आपको अपना नाम लिंक करवा लेना पड़ेगा वोटर लिस्ट में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप चाहे 25 के हो या 38 के, आपको वोट देना अलाउड नहीं है। तो आप, ये वैसे इजी होता है, फ्री होता है, सो डोंट वरी। अगर आप चाहो तो करवा सकते हो अगर आप 18+ से ज़्यादा हो। ठीक है, इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू 18+ के हर मेल एंड फीमेल को अलाउड है, अगर वो कोई क्रिमिनल नहीं है तो। नो वन शुड बी डिनाइड दैट राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। किसी को भी मना नहीं किया जा सकता, वोट देने का अधिकार उसका नहीं छीना जा सकता जबकि आपके पास कोई अच्छा रीज़न ना हो, जैसे कि वो कोई क्राइम ना किया हो,
डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, सम आर रिच। देखो मान लो कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सो व्हाट, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, ठीक है, सब पे टैग तो लगा नहीं है, बट ऑल देम आर ह्यूमन बींग्स, जितने भी हैं सब इंसान हैं और इन सब के अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग सोच है। सो इन ये लोग जो भी डिज़र्व करते हैं वो ये कि इन सब को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए डिसीजंस लेने का, राइट। तो हमारे देश में ऑल सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन इलेक्शन। अभी बता चुका हूँ कि हमारे देश में 18 साल से ज़्यादा के हर इंसान को वोट देने का अधिकार है। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस कास्ट के हो, किस रिलीजन के हो, किस जेंडर के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, सम क्रिमिनल एंड पर्सन्स विथ अनसाउंड माइंड कैन, मतलब कोई पागल है या फिर कोई क्रिमिनल है, इन दैट केस ओनली आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक फ़ोटो है जिसमें लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे अलग अलग तरह से मार्क किया गया है, ये देख लो। जो वाइट वाला पोर्शन है यहाँ पे जनरली कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, ये एससी वालों के लिए रिजर्व है और ये एसटी वालों के लिए। तो इसी तरह से गवर्नमेंट काम करती है। यहाँ लिस्ट में नाम भी दिया हुआ है कि हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उसके पास कितनी कितनी सीट्स रिजर्व हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस। आपको वोट के अधिकार से वंचित किया जा सकता है लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशंस में, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। ये हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर लड़का या लड़की जो 18 प्लस है उसका नाम वोटर लिस्ट में डाले। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट, जिससे नए नाम हर साल जुड़ पाएँ। नेम ऑफ दोज हु कैन मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर मर जाते हैं उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 साल, मतलब 5 सालों पे ये लिस्ट हमेशा अपडेट की जाती है कि कौन मर गया, अगर मर गया तो उसका नाम काट देते हैं और अगर कोई मान लो कि नया है, जो नया 18 प्लस हुआ है तो उसका नाम हम ऐड कर देते हैं। सिंपल। अब चलें आगे। कुछ सालों से अब हमें एक इलेक्शन कार्ड बनता है, आइडेंटिटी कार्ड बनती है। इस कार्ड को इलेक्शन फ़ोटो के साथ दिया जाता है, ठीक है। अब इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया क्यों, ठीक है। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। ये कार्ड हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हम वोट देने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। लेकिन कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है फॉर वोटिंग। द वोटर कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स टू आइडेंटिफाई। अगर मान लो आपके पास वो कार्ड नहीं है तो आप राशन कार्ड से भी काम चला सकते हो, राशन कार्ड दिखा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी दिखा सकते हो। Nomination of candidates. We noted that in a democratic election, people should have a real choice. This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. मान लो कि कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है भाई, कोई भी, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो मैंगो हो, वो कोई भी हो, वो सब के सब इलेक्शन में स्टैंड कर सकते हैं। आप किसी को भी वोट दे सकते हो, आम जनता पार्टी, केला जनता पार्टी, मैंगो जनता पार्टी, किसी को भी, नो मैटर। तो एकदम सिंपल सी बात है, कोई भी नॉमिनेट हो सकता है, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब एनीवन हु कैन
बी अ वोटर कैन ऑल्सो बी कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो वोटर हो सकता है वो कैंडिडेट भी हो सकता है इलेक्शन में। दिस ओनली डिफर इज़ दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज, अगर आप मान लो इलेक्शंस में खड़े हो रहे हो तो आपकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा, वरना आपको ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हो। आप 18 ईयर्स पे क्लिक करके आओगे और सारा काम गोबड़ हो जाएगा। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप क्रिमिनल नहीं हो सकते, डाकू नहीं हो सकते, ठीक है, बट दीज अप्लाई इन ए वेरी एक्सट्रीम केसेस। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैन बी कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट्स। जब कोई पार्टी है जैसे कि आम जनता पार्टी है, तो वो अगर किसी कैंडिडेट को कहती है कि तुम भी लड़ो, तो वो क्यों कहेगी कि आप मेरी तरफ से लड़ो, या तो हम इसके सपोर्टर हों, इसके लिए हमने हेल्प की हो, आम जनता पार्टी की डोनेशन दिया हो, इनका बैनर लगाया हो, इनके लिए नारेबाजी की हो, तभी कहेगी ना। तो अगर ये जब कोई अपना पार्टी का इंसान वो करते हैं, तब हम इसे कहते हैं कि पार्टी टिकट, मतलब पार्टी परमिशन देती है कि आप इस पार्टी की तरफ से लड़ो। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। हाँ, अगर आपको कॉन्टेस्ट लड़ना है तो आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी, अगर आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, नॉर्मली एक इंसान अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अब एक नया सिस्टम भी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, वो भी देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स, मतलब जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए आएंगे उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिसमें कि क्या क्या होना चाहिए। देखो, उनके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मर्डर का, लूटपाट का, डकैती का, ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए। पता चला कि हमारे मंत्री साहब तो बहुत बड़े डकैत हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास 2 लाख, 10 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ इतने की हमारे पास संपत्ति ऑलरेडी है। तो फिर वो पूछेंगे आपसे, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से इतना पैसा, राइट। फिर आप देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज़ ये कुछ कंडीशंस हैं, ये आप एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और ये इंफॉर्मेशन आप कोई भी पता कर सकता है, ठीक है। आप चाहो तो आप किसी भी जो रिप्रेजेंटेटिव है, मान लो आपके मतलब वार्ड मेंबर हैं या फिर कोई भी है, तो उसके लिए आप आरटीआई करोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। मे बी वो सच हो ना हो ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स। मतलब अब जब आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन हैं कि भैया ये आदमी कितना शरीफ है, कितना गुंडा है, ठीक है, कितने अमीर है, कितने गरीब है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये हमारी बात समझेगा नहीं समझेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस बेस पे आप इसको वोट दे सकते हो, राइट। ये है वो डिक्लेरेशन फॉर्म, देखो ये आपको मिज़ोरम से लिया गया है, ठीक है, और ये इलेक्टोरल है, इसमें आपको यहाँ देखो नाम भरना पड़ेगा आपको, ठीक है, और ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। तो इलेक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? इलेक्शन का मेन पर्पस होता है कि हर इंसान को ये मौका दिया जाए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सके, सेलेक्ट कर सके, राइट। अब ये सेलेक्ट करना कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है, इसके लिए मतलब सबको बताना पड़ेगा ना। सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ये बताना शुरू करते हैं कि भैया हमने 4 सड़कें बनाई, हमने 40 सड़कें बनाई, हमने 40 कुएँ खोदे, हमने 400 कुएँ खोदे, ठीक है, हमने 400 स्कूल्स बनाए, हमने 800 स्कूल्स बनाए। इस तरह के देखा होगा ना अपने, मतलब इलेक्शंस होते हैं तो ढेर सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स निकल के आते हैं
ऐसे ढेर सारे बैनर्स बन के आते हैं, जैसे मोदी जी का एक बड़ा सा बैनर बन के आता है उज्ज्वला योजना का, आपने देखा होगा शायद कभी, कि इतने घरों को मिला फ्री में गैस सिलेंडर, ऐसा कुछ कुछ। तो ये क्या है, एक तरह का इलेक्शन कैंपेन है जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने क्या काम किया, और इससे कैंडिडेट जो हैं ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हम बेटर हैं, राइट। इसी समय पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो वोटर से मिलते हैं, बोलते हैं कि आते होंगे आपके घर के आसपास भी कि भैया हमको वोट दीजिएगा, हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है। वो सब अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं सबको इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं चलो हमारे साथ, हमारा सपोर्ट करो, हमारे लिए रैली वगैरह निकालते हैं। तो देखते हो ना, ढेर सारे लोग सपोर्टर्स बन के निकलते हैं। न्यूज़पेपर और मीडिया में भी आपने खूब देखा होगा, स्टोरीज और डिबेट्स चलती रहती है, हमेशा ही चलती हैं कि कौन सही है, बीजेपी, कांग्रेस, एजीपी, ऐसे ढेर सारे हैं, राइट। तो इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज, मतलब बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। जैसे कि एक मुद्दा था राम मंदिर का, इलेक्शंस में राम मंदिर, क्योंकि इसमें हिंदू लोगों को बहुत ज़्यादा आस्था थी कि मतलब हिंदुओं के सपोर्ट में पक्ष जाना चाहिए। उसी तरह मुस्लिम लोगों को भी उम्मीद थी कि चलो बाबरी मस्जिद के नाम पर हम इनसे वोट ले लेंगे, है ना, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। बीजेपी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ राम मंदिर बनवा देंगे। इस तरह के बड़े इशूज जैसे कि 370, CAA, NRC, है ना, ऐसे बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं। कुछ बड़े बड़े करप्शंस हो जाते हैं तो उसके मुद्दे भी उठाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो मुद्दे भी उठते हैं। अच्छाई होती है तो बुराई भी धीरे से निकल के आ ही जाती है। देखो, इंदिरा गांधी जब इलेक्शंस लड़ रही थी तो उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूव पॉवर्टी। इन द लोकसभा इलेक्शन 1971, 1971 के लोकसभा के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे जो गरीबों को बहुत हद तक हेल्प करेगी, देश से गरीबी हट जाएगी। अब आप खुद सोच कर देख लो कि ऐसा वादा तो हम कर देते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस तो की जाती हैं इलेक्शंस में, बट क्या आपको लगता है कि देश से गरीबी आज भी हट पाई है? कितने सारे, कभी बीजेपी, कभी एजीपी, कभी कांग्रेस, ढेर सारे गवर्नमेंट्स आए और गए। क्या लगता है आपको? ये आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको नहीं बोलने वाला कुछ भी। अब जनता पार्टी नामक एक पार्टी थी जिन्होंने कहा था सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ, ठीक है। अब इस समय के लीडरशिप थे जयप्रकाश नारायण। आपने अगर मेरा PM वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें फर्स्ट PM कौन था, सेकंड PM कौन था, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी थे और इन्होंने कहा था कि आप डेमोक्रेसी बचाओ, ठीक है। द पार्टी प्रॉमिस द अंडू द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टीज। मतलब पार्टी ने कहा कि हम जो इमरजेंसी के समय पे इंदिरा गांधी जी ने लोगों पर अत्याचार किया है, हम उस अत्याचार के खिलाफ करेंगे कार्रवाई, ठीक है। और जो इंसानों की आज़ादी है, लिबर्टी है, उसको हम वापस से रीस्टोर करेंगे, ठीक है। इस तरह के वादे भी किए जाते हैं, देख लो। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लेफ्ट टू लैंड टू द टीलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली। वेस्ट बंगाल की एक इलेक्शन का स्लोगन था लैंड टू द टीलर, और ये कब? 1977 में। प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगु, देखो, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगु कितना बड़ा स्लोगन है, और स्लोगन यूज किया गया था NT रामा राव द्वारा, ठीक है। और ये तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस के स्लोगन्स हैं 1983 के। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन। मतलब ये
फ्री होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि आप जैसे मन वैसे आप अपना कैंपेन कर सकते हो, आप अपना प्रचार कर सकते हो। एकदम सिंपल सी अगर बात करें ना तो प्रचार कर सकते हो कि हमारा कैंडिडेट अच्छा है, उसने ये काम किया, उसने वो काम किया, बस दैट्स इट। ठीक है। अब देखो, कैंडिडेट टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। इससे क्या होगा कि हर कैंडिडेट जो है उसको बराबर का मौका मिलेगा। ठीक है। और जब सबको बराबर का मौका मिलेगा तो कोई एक दूसरे को घूस नहीं दे पाएगा, ब्राइब को। ठीक है, या फिर डराएगा धमकाएगा नहीं। ठीक है, रिलीजन या कास्ट के बेस पे आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाओगे। वैसे इंडिया में तो बनाते ही हैं, हर साल कितने लोग बेवकूफ़ बनते हैं, बट फिर भी यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन एंड स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कंस्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन। देखो, अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो आप 25 लाख तक खर्च कर सकते हो, और अगर 10 लाख रुपए तक का कंस्टिट्यूएंसी असेंबली इलेक्शंस के लिए खर्च होते हैं, तो ये एक लिमिट बना दी गई है कि आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। वैसे अगर आप देखोगे ना, मतलब कभी विकिपीडिया कर लेना, या फिर मैं बता दूंगा आपको कि अरबों खरबों में चला जाता है कभी कभी तो बजट। 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरह के खर्चे होते हैं इलेक्शंस में, अनबिलीवेबली। If they do so, their elections can be rejected by the court even after they have declared elected। मतलब अगर ऐसा पता चलता है कि आपने 10 लाख से ज़्यादा खर्च किया है तो आपको इलेक्शन जीतने के बाद भी हटाया जा सकता है। ये बात भी याद रखिएगा। In addition to the law, all the political parties in our country have agreed to a model, जिसे कहते हैं, एक मॉडल के साथ सबको अग्री होना पड़ता है जिसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। और ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है इलेक्शन कैंपेन्स का। अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट, इस कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी पार्टी किसी भी पूजा करने वाले स्थान पर इलेक्शन का प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। ठीक है, कि हम राम मंदिर तुड़वा देंगे और मस्जिद बनवा देंगे, ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, और अगर वो करता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है, ना ही कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल या एयरक्राफ्ट को ऑफिशियल यूज किया जा सकता है इलेक्शंस के लिए, नहीं किया जा सकता। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, इलेक्शंस जब एक बार अनाउंस हो जाते हैं तो मिनिस्टर्स को कोई फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी, कोई भी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी वो बड़ी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, याद रखिएगा। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ, अब इलेक्शंस हो गए, वोटिंग भी हो गई, अब होगा काउंटिंग। ठीक है, पोलिंग देख लेते हैं पहले, पोलिंग, और उसके बाद देखेंगे काउंटिंग। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट्स। मतलब फाइनल डे का मतलब क्या है कि आप गए और वोट देकर आ गए, तो वो वोट जब देने जाओगे तो उसी दिन को फाइनल डे कहा जाता है। अब द डे इज यूजुअली कॉल्ड इलेक्शन डे, इस दिन को हम इलेक्शन डे कहते हैं। एवरी पर्सन हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट कैन गो टू नियर बाई पोलिंग बूथ। आपके घर के आसपास ही पोलिंग बूथ लगता है, 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में, 2 किलोमीटर की रेंज में, ताकि हर इंसान आसानी से जाकर वोट दे सके। ठीक है, और जिस किसी इंसान का नाम वोटर लिस्ट में है वो जाकर नाम दे सकता है। मेनली ऐसे स्कूल्स होते हैं ना, स्कूल्स और छोटे मोटे कोई ऑफिस वगैरह होता है, वहाँ पे कर दिया जाता है। वंस वोटर गोज इनसाइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई, मतलब आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना होता है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक लेकर जाओ जिससे आप साबित कर सको कि आप एक सिटीजन हो, राइट। उसके बाद आपके नाखून पर एक मार्क लगा दिया जाता है, और नाखून पर मार्क इसलिए लगाया जाता है ताकि वो मार्क एक दिन में नहीं मिटेगा। तो आप अगर वोट देने के बाद गए और दोबारा चले गए वोट देने, कहीं किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए या किसी और पोलिंग बूथ पे चले गए, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपके नाखून पर जो पेंट लगा होता है उससे वो पहचान लेंगे कि आपने वोट दिया है या नहीं, और उसके बाद आपको वोट देने भेज दिया जाता है।
ठीक है। और वोटिंग के जो जगह होती है वहाँ पे कुछ गार्ड्स वगैरह भी होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो इलेक्शन है वो सही से हो रहा है कि नहीं, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, ये इतना भर ध्यान रखा जाता है। देखो पहले तो ऐसा होता था कि मतलब एक लिस्ट बनी होती थी, ठीक है, और इस तरफ पे लिखा रहता था आम जनता पार्टी, केला जनता पार्टी, ऑरेंज जनता पार्टी, ठीक है, नारंगी जनता पार्टी, और इस तरफ पे उसका मतलब स्टाम्प बना होता था, आपको बस वो स्टाम्प यहाँ पे टिक कर देना होता था, ठीक है। बट अब क्या हो गया है, अब ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अब होता ये है कि बस उसी तरह का एक बोर्ड बना होता है, ठीक है, बोर्ड बना होता है और इस तरफ फिर से वही नाम लिखे होते हैं, आम जनता केला पार्टी, जो भी पार्टी होती है उसकी नाम लिखी होती है, और बस यहाँ पे स्विचेस होते हैं, इस जगह पे स्विचेस होते हैं। आप जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हो उसको जाकर सिंपली आप वो स्विच प्रेस कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने ही वहाँ से एक लिस्ट निकल कर आती है जिस पे आपने किस पार्टी को वोट दिया है वो लिस्ट में आपको दिखाई दे देता है कि हाँ ये बीजेपी का या एजीपी का या कांग्रेस का पार्टी का कार्ड छपा हुआ है। तो ये सिंपल सा लॉजिक चलता है आज की डेट में, ठीक है। और इस जो अभी की मैंने जो बात करी थी उस मशीन का नाम है ईवीएम या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। आप एकदम इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन में कोई चीटिंग की केसेस क्यों नहीं होते हैं मैं ये बताता हूँ। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। मैं जब भी वोट देने गया हूँ तो मान लो मैंने केजीपी को वोट दिया है, ठीक है, केला जनता पार्टी को, तो जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करते हैं उसके बाद एक पर्ची निकल कर आती है, एक पेपर निकल कर आता है जिस पे उस पार्टी का सिंबल होता है और उस पे वोट का कूपन बन के आता है और वो एक बॉक्स में गिर जाता है। तो आप वो आराम से देख सकते हो, वो इतनी स्पीड में नहीं निकलता है, वो देख सकते हो आप कि हाँ मैंने जिसको वोट दिया था ये लिस्ट पे उसका नाम है कि नहीं। तो आप इतना ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वंस अब एक बार जब वोटिंग हो जाती है तो क्या करते हैं कि इन सारे मशीन्स को क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, ठीक है, बॉक्स को सील कर दिया जाता है। अब ये सील्स काउंटिंग पे जाकर खुलेंगी, एक सुरक्षित जगह पे रख दिया जाता है। A few days later on the fixed date, all the EVMs from constituencies are open and the voters secured by each candidates are counted. अब कुछ लोग चुने जाते हैं, देखा होगा आपने, स्कूल के टीचर्स या फिर जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको लेकर जाते हैं और फिर वो लोग क्या करते हैं कि काउंटिंग शुरू कर देते हैं। वोट कैंडिडेट्स आर काउंटेड, ठीक है। अब वहाँ कुछ लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि काउंटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, किसके ज़्यादा वोट्स आ रहे हैं, किसके कम आ रहे हैं, ये सब चलता रहता है। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कंस्टिट्यूएंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम। नॉर्मल जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, इन सब में ज़्यादातर काउंटिंग क्या होती है, एक साथ ही होती है, ठीक है, सेम टाइम पे। ऑन द सेम डे टेलीविज़न चैनल्स, आपको टेलीविज़न पे, रेडियो पे, हर जगह ये न्यूज़ रिपोर्ट आ भी जाती है कि हाँ कौन जीता, कौन हारा, कौन आपका नया रिप्रेजेंटेटिव है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग गाइज। आप मेरा वीडियो कभी भी शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर किया करो, आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ने का फ्री में मौका मिल जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।